आकांक्षा पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 बेडरूम का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि उसका अपना भी काफ़ी सामान था, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। पूरा दिन तो सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने अनपैक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर थके होने की वजह से अभी आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज़ सुनी, जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक्ड सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव कमरे में पहुंची तो उस वक्त भी उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज़ का आना बंद हो गया। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। पर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, वो आवाज़ दोबारा से उसके कानों में गूंजने लगी। उस वक्त आकांक्षा को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। आकांक्षा ने कमरे की लाइट दोबारा जलाई और अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। फिर अचानक न जाने उसको क्या सूझी कि उसने सामान के सारे बबल रैप्स निकाल के कमरे के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो दोबारा गई तो उसने ज़मीन पर 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। आकांक्षा का गला डर से सूख गया था। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी उसकी अम्मी का फ़ोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुई और उसके बाद जाके माँ से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुन के माँ ने कहा कि बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइंदा से जब भी तुम्हें इस तरह किसी बात पे डर लगे तो घर की खिड़कियाँ थोड़ा थोड़ा खोल देना, ताकि ताज़ा हवा घर के अंदर आए। इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब भी डर लगे तो हर दिन ये करना। काफ़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद आकांक्षा को भी दिल ही दिल में थोड़ा सुकून मिला और उसकी आंखों में हल्की हल्की नींद बढ़ने लगी थी। तभी उसने फ़ोन रखा और सोने चली गई। अभी रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 11 ही बजे थे। पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज़ तोड़ रही थी, और वो थी घड़ी की आवाज़। कि ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा डरी हुई तो थी ही और सोच रही थी कि क्या पता कौन हो दरवाजे पर। यही सोच के वो दरवाजे तक गई। घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था। उसने जल्दी से जाके सिक्योरिटी मॉनिटर पर देखा तो उसको लगा जैसे बाहर कोई औरत खड़ी है। बाहर काफी अंधेरा था, इसीलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कौन है ये देखने के लिए आकांक्षा ने दरवाजे के बाहर की लाइट जलाई। पर जब उसने लाइट जलाई तो अब बाहर मॉनिटर पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आकांक्षा ने जैसे ही बाहर की लाइट स्विच ऑफ की, उसे मॉनिटर पर फिर से बाहर खड़ी कोई औरत दिखाई दी और साथ ही कानों में डोरबेल की आवाज़। आकांक्षा को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो वहाँ से
हिल ही नहीं पा रही थी और बस पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखे जा रही थी, हैरानी से। अब डोरबेल के साथ साथ जोर जोर से किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ भी आकांक्षा के कानों में गूंज रही थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब हटा जब उसके पॉकेट में रखा फ़ोन अचानक बजने लगा। फ़ोन आकांक्षा की माँ का था। आकांक्षा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, डोरबेल की आवाज़ और दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। आकांक्षा ने फ़ोन उठा के जल्दी से अपनी माँ को सारी बात बताई। आकांक्षा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसकी आवाज़ तो जैसे डर के मारे कांप रही हो। आकांक्षा की माँ ने आकांक्षा की हालत को देखते हुए कहा कि बेटा, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इस बात से फ़ौरन अपना ध्यान हटाओ। शायद तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे जहन में अजीबोगरीब ख़यालात आ रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है, बस फ़ौरन अपने कमरे में जाओ, सोने की कोशिश करो और अब अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आकांक्षा फ़ौरन से अपने कमरे में गई और उसने अपनी माँ से कहा कि पर आपने इस टाइम पे फ़ोन क्यों किया? तो माँ ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा सा रहा था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। सारी रात आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। बड़ी मुश्किल से आकांक्षा की आंख लगी। अगले दिन सुबह उठकर आकांक्षा ने पहला काम ये किया कि घर के सारे कमरों की खिड़कियां खोल दी और उसके बाद बेफिक्र होकर उसने सारा सामान अनपैक किया और दोपहर तक चीज़ें सेटल करके टीवी देखते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई का काम करने लगी। टीवी पर आकांक्षा का फेवरेट शो आ रहा था, जिसे देखने में आकांक्षा इस कदर खो गई थी कि कब टीवी देखते देखते उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। आकांक्षा के मुंह से चीख निकल गई और वो दौड़ती हुई वॉश बेसिन तक गई। वो अभी वॉश बेसिन में अपनी उंगली धो ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बार बार धोने के बावजूद भी खून उसकी उंगली से साफ नहीं हो रहा है। मानो जैसे पानी तो उसकी उंगली पर पड़ रहा था, मगर उसकी उंगली पे लगा खून पानी से धुल नहीं पा रहा था। आकांक्षा को अपने इस नए घर में अजीबो गरीब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। 2 बेडरूम के इस फ्लैट में जब से वो आई थी, एक के बाद एक नया हादसा उसके सामने आ रहा था। आकांक्षा ने ज़ोर ज़ोर से अपनी उंगली को रगड़ना शुरू कर दिया कि अचानक उसे फील हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई ज़ोर से उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है और उसे वॉश बेसिन के अंदर धकेल रहा है और वो वॉश बेसिन की तरफ झुकती जा रही है। आकांक्षा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से वो वापस पीछे उठने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त उसकी सारी कोशिशें नाकाम थीं। बार बार अपने आप को पूरे ज़ोर से पीछे धकेलने के बावजूद भी वो इस कैफियत से निकल नहीं पा रही थी, उस वक्त तक जब तक उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन नहीं बजा। फ़ोन बजने के साथ ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। आकांक्षा भागते हुए कमरे में गई और फ़ोन उठाया। फ़ोन फिर से उसकी माँ का था। आकांक्षा ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनते ही उसकी माँ ने कहा कि आकांक्षा, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर आकांक्षा की जान में जान आई। उस वक्त तक आकांक्षा की उंगली से खून निकलना बंद हो चुका था। फौरन आकांक्षा ने अपनी उंगली की मरहम पट्टी की और साथ ही उसने ये रियलाइज़ किया कि जिस कमरे में वो सोती है, अभी तक उस कमरे में उसके साथ ऐसा कोई अजीबोगरीब वाक़या नहीं हुआ। बस इसी एक बात का सुकून था उसे।
फिर उसी दोपहर को वो सोने चली गई। अभी दोपहर को उसकी आंख लगी ही थी कि उसने सोते सोते अपने कानों में एक आवाज़ सुनी। आकांक्षा बहुत नींद में थी। सोते सोते ये आवाज़ सुन के उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। पर जब नींद से उसकी आंख खुली तो अपने हाथ में कैंची देख के वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर रखे हुए लैंप को ऑन किया तो उसके पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। पूरे कमरे में बाल ही बाल बिखरे पड़े थे। आकांक्षा के चेहरे पे खौफ तारी हो गया। उसने जल्दी से अपने सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो उसके लंबे खूबसूरत बाल उसे जगह जगह से कटे हुए महसूस हुए। अपना ऐसा हाल देख के वो पागलों की तरह चीखने लगी और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ का फोन आया। आकांक्षा ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ज़रूर कोई भयानक ख्वाब देख रही होगी। मेरी मानो तो तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे जहन में है, सब तुम्हारी सोच है। जाके आईने में खुद को देखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। आकांक्षा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसको इस बात पे शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसकी अपनी माँ ही उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही है। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। न जाने उसे क्या सूझी कि वो उठकर आईने के सामने गई। जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आकांक्षा के बाल बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे लंबे लंबे और घने थे। फौरन से उसने पलट के अपने कमरे के बिस्तर को और फर्श को देखा तो वो ये देख के हैरान रह गई कि वहाँ एक भी बाल नहीं था। वहाँ तो कटे हुए बालों का नामो निशान तक नहीं था। अभी वो इस सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि पॉकेट में रखा उसका फ़ोन दोबारा बजा। इस बार फ़ोन आकांक्षा के डैड का था, जो उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गए थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उनके पूछने पर आकांक्षा ने उन्हें सारी बातें बताई और ये भी बताया कि अगर मॉम नहीं होती और ठीक वक्त पे उनका फ़ोन नहीं आता तो शायद वो इन्हीं मुसीबतों में अटकी रहती। ये सुनते ही आकांक्षा के डैड ने एकदम चीखते हुए गुस्से से आकांक्षा को कहा, आकांक्षा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ख्यालों में, मगर इस तरह एक मरे हुए इंसान को हकीकत का नाम देना तुम्हें पागल कर देगा। ये तुम्हारी बीमारी बनता जा रहा है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, मान लो ये बात। आकांक्षा ने रोते रोते फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स की लिस्ट चेक की तो उसमें माँ का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी इन्हीं उलझनों में आकांक्षा मज़ीद उलझती चली जा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था ये समझने की कोशिश करने लगी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में दोबारा एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी।
ये आवाज़ उसके फ्लैट के सेकंड बेडरूम से आ रही थी। आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आकांक्षा ने हिम्मत की और उठ के दूसरे कमरे की तरफ गई। आकांक्षा ने डरते डरते कमरे की लाइट जलाई तो आवाज़ तो बंद हो गई, पर उसकी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो उसने ज़मीन पर दो परछाइयां देखी। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और अभी उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया ही था कि पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और उसके बाद जाकर उसकी माँ से उसकी बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ ने कहा कि आकांक्षा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आकांक्षा की ये हालत या तो उसकी बीमारी थी या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, क्योंकि उसकी माँ की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता। इंसान का दिमाग वही सच मानता है जिसको वो खुद सच मानना चाहता है।